तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पे ऑफ फॉर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय स्पेक्युलेटर्स, हेजर्स और आर्बिटर्स. क्या क्या यूज करते हैं ये तीनों? ठीक है, क्या यूजेस हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में लिटिल बिट थोड़ा बहुत देखा था, इसको अपन इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. 20% क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं. ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट made directly between two parties to buy or sell a asset on specific date in a future. ठीक है, और जो भी उनकी टर्म्स है, टर्म्स डिसाइडेड टुडे, आज अपन टर्म डिसाइड कर लेंगे. फॉरवर्ड वाइडली यूज होता है कमोडिटीज में. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी और इंटरेस्ट रेट मार्केट में. ठीक है, एक एग्जांपल है कि मुझे गोल्ड खरीदना है. ठीक है, डेट थोड़ा ये पास्ट का यहाँ पे लिया जा रहा है क्योंकि जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग. तो 2024, ठीक है, डेट है. मैं उस दिन गोल्ड खरीदने गया, तो मुझे कैश में खरीदना था. ठीक है, तो मैंने 62,130 रुपीज गोल्ड, जो सुनार है या गोल्ड स्मिथ है, उसने रेट बताया 10 ग्राम का. ठीक है, मैंने उनको पे किया 62,130 और उसकी डिलीवरी ले ली. तो ये हुआ कैश मार्केट ट्रांजेक्शन, सेम डे ट्रांजेक्शन हुआ. ठीक है, मैं गया गोल्ड स्मिथ के पास, मैंने कहा गोल्ड क्या रेट है, मुझे 10 ग्राम चाहिए. उन्होंने रेट बताया, मैंने उसे खरीद लिया तुरंत. तो वो हो गया कैश मार्केट ट्रांजेक्शन, या रिफर टू एज अ स्पॉट प्राइस. ठीक है, अब मुझे आज डिलीवरी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट डिलीवरी टुडे. ठीक है, मुझे चाहिए एक 1 मंथ के बाद. तो गोल्ड स्मिथ ने रेट बताया कि आज स्पॉट प्राइस 162,130 चल रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद का प्राइस उन्होंने बताया 62,337. ठीक है, तो अपन ओके हो गए. ठीक है, हम 1 महीने बाद आपसे आकर आपसे हम खरीद लेंगे. आफ्टर 1 मंथ मैं गोल्ड स्मिथ के पास गया और मैंने इतने पैसे पेड किए और 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की डिलीवरी मैंने ले ली. तो ये हुआ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दोनों पार्टीज ऑब्लिग्ड हुए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, और अंडरलाइंग असेट्स उस समय क्या था? गोल्ड था. ठीक है, तो एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं फॉरवर्ड के? ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली दो लोगों के बीच में होता है, टू पार्टी. तो फॉरवर्ड इज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के, लाइक प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ अंडरलाइन, डिलीवरी, टर्म्स लाइक प्लेस, कहां पे, सेटलमेंट प्रोसेस, वो आज फिक्स होगा. ठीक है, यानी कि 2 डेज फिक्स करेंगे, नेक्स्ट एक एक महीने बाद जब भी हमको उस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेनी. ठीक है, फॉरवर्ड्स आर बाइलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन where the terms of contract such as price, quantity, quality, time, place are negotiated. यानी दो पार्टीज के बीच में निगोशिएशन होता है कि हमको खरीदना है. ठीक है, एनी अल्टरेशन, कोई अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, जैसे आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं बोलता हूं मैं आपको 10 डेज में कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है मुझे कुछ बीच में अर्जेंट काम आ जाए, तो मैं बोलूंगा सर आज मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए थी, या आप लोगों को आया, तो हम दोनों के एग्रीमेंट हुआ, तो ठीक है, हमने उस दिन हॉलीडे या लीव ले ली. ठीक है, तो जो भी अल्टरेशन है वो पॉसिबल है अगर दोनों पार्टीज एग्री हो. ठीक है, ट्रेडर और इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेडर्स, कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट जो होते हैं ना, ट्रेडर्स, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा ओटीसी ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. ठीक है, इसका आइडिया क्या है फॉरवर्ड यूज करने का? कि वो अपने प्राइस को फिक्स कर लेते हैं.
तो उनको कोई प्राइस रिस्क नहीं होता। फॉरवर्ड में प्राइस रिस्क नहीं होता, ठीक है। जैसे 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आप अपन ने बाय किए थे 62,337 पे, और मान लीजिए 1 महीने बाद 62,700 पे प्राइस ट्रेड हुआ, तो मुझे क्या हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उससे प्राइस नीचे गया तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, दोनों चीजें। अब फॉरवर्ड की लिमिटेशन क्या है, पहला कल भी अपन ने देखा था कि लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिक्विडिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल द डिजायर क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में कि अपन जो भी क्वांटिटी इतना बाय करेंगे, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो अदर्स पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकती, मैं और आप ही हैं जो ट्रेड किए हैं फॉरवर्ड में ओवर द काउंटर, तो मैं और आप ही इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, फॉरवर्ड जो होता है वो लिस्टेड भी नहीं होता और ट्रेड भी नहीं होता एक्सचेंज में, तो फॉरवर्ड और नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। सो मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए इजिली एक्सेस नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी रिस्क सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड, काउंटर पार्टी रिस्क। कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, और या तो मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दो रिस्क होते हैं, लिमिटेशंस, इलिक्विड होता है, और काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेटलमेंट में कंप्लायंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट made through organized exchange to buy or sell a fixed amount of commodity or financial asset on a future date at agreed price। ठीक है, तो फ्यूचर आर स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फ्यूचर। ठीक है, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, और सेटलमेंट की गारंटी कौन लेता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। अ ट्रेडर जो फ्यूचर को बाय करते हैं या लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और ट्रेडर हु सेल अ फ्यूचर जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, दोनों को पैसे देने पड़ते हैं, इनिशियल मार्जिन देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो बाय करते हैं उनको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, जो शॉर्ट करते हैं उनको शॉर्ट, को सेल करते हैं उनको सेल पोजीशन। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, यानी कि मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन एक्सचेंज इन्वॉल्व। सेकेंड, उसमें सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। प्राइस डिस्कवरी होती है फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर के द्वारा। मार्जिन पे की जाती है दोनों पार्टीज के द्वारा। क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है, आज डिसाइड होती, क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड की होती है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वांटिटी खरीद लिया। ठीक है, तो फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज, दे टू हैव सर्टेन लिमिटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेड मैच्योरिटी। अब उसमें लिमिटेशन क्या है कि मैच्योरिटी उनकी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अंडरलाइंग सेटबैक होता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर देखिए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पे अपन बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर की, October 3, 2024। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या आएगा, इंडेक्स फ्यूचर। अंडरलाइंग असेट्स कौन होगा, निफ्टी 50। अगर यहाँ पे निफ्टी की जगह रिलायंस या कोई भी टीसीएस कंपनी होती तो अंडरलाइंग असेट्स में उनका नाम आता, या गोल्ड रखते तो गोल्ड का। एक्सपायरी लास्ट थर्सडे, ओपन प्राइस हाई लो प्राइस सेम डे का, ओपन हाई लो। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस यानी उस दिन क्लोज कितने में हुआ, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए सेम डे में, टर्नओवर कितना था। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू कितनी है, अंडरलाइंग वैल्यू मीन्स
स्पॉट कैश में उसकी क्या प्राइस है, अंडरलाइंग असेट्स की, ये तो फ्यूचर की वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू, तो ये इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है? तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट रिफर टू द इंडेक्स और स्टॉक विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड, मीन जिनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे यहां पे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है, ठीक है, जिनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और अंडरलाइंग प्राइस क्या है? कि अंडरलाइंग प्राइस इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी, नॉट अ निफ्टी फ्यूचर, ओके। तो ये इसकी प्राइस हो गई। फिर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होते हैं लॉट्स में, ठीक है। आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो 75 का एक लॉट होता है, यहां पे 25 लिखा हुआ है, 75 का एक लॉट होता है। आपको 75 के मल्टीपल में ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको 10 लॉट खरीदने हैं तो 750 क्वांटिटीज का वो 10 लॉट्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक लॉट 75 का है तो सेकेंड 50 का हो जाए, तो उसके मल्टीप्लाई में ही खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, 10 लॉट्स, तो 750। ऐसा नहीं होता कि 740 हो जाए, कि 760 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो मार्केट का सेबी का जो सर्कुलर है क्लॉज 1 और 2.1.4 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग एंड कॉर्पोरेशन अक्टूबर 16 2023 में कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। पहले लिमिट थी 5 लाख एंड 10 लाख, आज के डेट में 15 लाख है वो लिमिट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 15 टू 20 लैक्स हो गई है, ठीक है। और ये कब से चेंज हुआ है, ये डेट याद रखिएगा, नवंबर 2024, ओके। लॉट साइज भी इंक्रीज हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। कॉमन है कि अगर लॉट साइज इंक्रीज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हुई होगी। जैसे यहाँ पे 5 लाख का है तो 25 था ना, 75 में 15 हो गया, कॉमन है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल मीन्स एक्सपायरी, 3 साइकिल चलते हैं, 3 साइकिल, ठीक है। 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल चलता है इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर्स में, जो एनएससी में ट्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे ये महीना अभी अपना चल रहा है अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ साइकिल में चलेगा। अभी नवंबर का ओपन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगस्त के महीने को क्या बोलेंगे, नियर मंथ। नेक्स्ट मंथ किसको बोलेंगे, सितंबर को। और फार मंथ अक्टूबर, ठीक है। बीएससी भी ऑफर करता है मंथली एज वेल एज वीकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एनएससी भी मंथली और वीकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वैसी बीएससी का भी है। एक्सपायरी डे क्या होता है? दिस इज द डे ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट। इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अगस्त का जो लास्ट थर्सडे है, उस दिन तक अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा, उसके बाद खत्म, सेटल, सेटल हो जाएगा सब कॉन्ट्रैक्ट। जो अगस्त मंथ का है वो सेटल हो जाएगा। और अगस्त मंथ खत्म हुआ तो सितंबर होगा नियर मंथ, अक्टूबर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, और न्यू मंथ की जो एक्सपायरी शुरू होगी वो नवंबर मंथ की होगी, ठीक है। अगर आप सेटल करते हैं तो ठीक है। कुछ लोग अपनी पोजीशन को रोल ओवर भी करते हैं अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे करते हैं, साइमल्टेनियस स्क्वायर ऑफ करके न्यू पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग पोजीशन सेलिंग द एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और बाइंग द नेक्स्ट। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो अगस्त का सेल करेंगे, सितंबर का बाय करेंगे, ठीक है। इसको रोल ओवर कहा जाता है, ठीक है। रोल ओवर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रोल ओवर बहुत अच्छा वर्ड है, रोल ओवर से भी पता चलता है कि मार्केट में
किसकी पोजीशन ज्यादा, कौन कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड ऑन द एनएससी एक्सपायरी ऑन द लास्ट थर्सडे लास्ट वेडनेसडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ, ठीक है। तो एनएससी की एक्सपायरी कब होती है, निफ्टी की थर्सडे, बैंक निफ्टी की यहाँ पे वेडनेसडे दिया है, ठीक है, लास्ट वेडनेसडे, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग हॉलीडे थर्सडे को, तो वो एक्सपायरी कब होती है, वेडनेसडे को, ठीक है। टिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक साइज क्या होता है, ठीक है। टिक साइज मिनिमम मूवमेंट अलाउ इन प्राइस कोटेशन, ठीक है। तो एक्सचेंज ने डिसाइड किया है टिक साइज ऑन ट्रेड डेट कॉन्ट्रैक्ट एज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जो निफ्टी फ्यूचर का जो टिक साइज है वो 5 पैसा है। क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा हमेशा, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें से कुछ भी आता है। एनी क्वेश्चन, एनी लाइन, कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपायरी कब है, टिक साइज क्या होता है, ठीक है। मंथ ट्रेडिंग साइकिल कितने क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है, तो नियर मंथ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ क्या होता है, फार मंथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है, लॉट साइज क्या होता है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, अंडरलाइंग प्राइस का क्या मतलब है, कुछ भी पूछता है। बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है कि अपन प्रैक्टिकली तो सब जानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली कई बार क्या होता है कि अपन थ्योरी में मिस कर देते हैं, नहीं ये चीज पता तो है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा माइंड घूम जाता है अपना, ठीक है। तो टिक साइज निफ्टी का होता है 5 पैसा। इसका क्या मतलब है, बिड प्राइस इज द प्राइस ऑफ द बायर विलिंग टू पे एंड आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच द सेलर इज विलिंग टू सेल। तो उसका जो डिफरेंस होता है वो 5 पैसे का होता है, ओनली 5 पैसा। 5 पैसे का डिफरेंस मीन्स हाईली लिक्विड है स्टॉक या इंडेक्स। यहां पे अगर टिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, समझ जाइए कि वो इलिक्विड। डेली सेटलमेंट प्राइस, अब सेटलमेंट कैसे होता है फ्यूचर का, ऑल ओपन पोजीशन आर सेटल्ड डेली। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है डेली सेट होता है, डेली। और कैसे सेट होता है, कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट हाफ एन आवर वेटेज एवरेज प्राइस। याद रखिएगा, लास्ट हाफ एन आवर वेटेज प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस फ्यूचर का सेटल होता है, ठीक है। और डेली सेटलमेंट प्राइस इज डिफरेंट फॉर ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपायरी मंथ, ओके। फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट मींस एक्सपायरी वाले नियर मंथ का जो फ्यूचर है, वह एक्सपायरी वाले दिन में कौन से प्राइस पे सेट होता है। तो वो इस जो अंडरलाइन प्राइस जो है, जैसे फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ रिलेवेंट अंडरलाइन इंडेक्स स्टॉक इन द कैश सेगमेंट ऑन लास्ट ट्रेडिंग डेट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो सेटलमेंट ऑफ, मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त निफ्टी फ्यूचर विल बी द क्लोजिंग स्पॉट वैल्यू ऑफ निफ्टी। स्पॉट प्राइस में क्या चल रहा है, मीन्स कैश प्राइस क्या चल रहा है, उसी प्राइस पे एक्सपायरी के दिन निफ्टी का फ्यूचर भी सेटल होता है। और एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ एक्सपायरी मंथ, ओके। अब देखिए ट्रेडिंग आवर तो बहुत इजी है, 9:15 AM टू 3:30 मंडे टू फ्राइडे। इसके बाद एक्सचेंज पब्लिश करते हैं ट्रेडिंग हॉलीडे और क्लियरिंग हॉलीडे, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रेडिंग हॉलीडेज का क्या मतलब होता है कि ट्रेडिंग हॉलीडेज आर डेट विच नो ट्रेडिंग इज पॉसिबल एज एक्सचेंज आर क्लोज्ड। एक्सचेंज क्लोज है, कोई ट्रेड नहीं हो सकता। क्लियरिंग हॉलीडेज का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ओपन है, ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन, पॉसिबल है, बट बट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट नहीं होगा उस दिन, क्योंकि बैंक क्लोज होते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग हॉलीडेज को भी डिटेल में समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। अब देखिए बीएससी का बता रहा है यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है निफ्टी फ्यूचर से। तो बीएससी का कॉन्ट्रैक्ट साइज मान लीजिए 10 दिया है,
इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा। टिक साइज है 5 पैसा, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 सीरियल वीकली और 3 सीरियल मंथली, ट्रेडिंग आवर 9:15 to 3:30, एक्सपायरी लास्ट फ्राइडे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मंथ, वीकली कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे एक्सपायरी, और सेटलमेंट कैसे होता है वही जो अपन ने बताया। इंडेक्स हमेशा कैश में सेटल्ड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंडेक्स हमेशा कैश में सेटल होते हैं और इक्विटी हमेशा डिलीवरी में, मींस अगर आपने इक्विटी में ट्रेड किया है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। इसलिए लोग स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत सोच समझकर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़े पोजीशन बनाई जाती है ना, सेलर्स लोग अपनी स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो इंडेक्स में ही बनाना पसंद करते, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएट विथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो बेसिस क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो स्पॉट प्राइस मींस स्पॉट और फ्यूचर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बेसिस। स्पॉट एंड फ्यूचर, मान लीजिए रिलायंस चल रहा है 500 रुपया स्पॉट में और फ्यूचर में चल रहा है उसका प्राइस 510, तो जो 10 रुपीज का डिफरेंस है, 500 स्पॉट मींस कैश में और फ्यूचर में 510, तो ये जो डिफरेंस है 10 रुपीज का वो बेसिस है, ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ज्यादा है तो उसको बोल देंगे बेसिस फॉर द असेट इज निगेटिव, ओके। और स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, तो बेसिस फॉर असेट्स इज पॉजिटिव, ठीक है। और बेसिस फॉर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट 2 और 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है, डिफरेंट भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का जो डिफरेंस है वो 2 मंथ 3 मंथ में भी अलग अलग होता है, ठीक है। Definition of basis is incomplete until we define the basis vis-a-vis future contract. Basis for 1 month contract, basis for 2 month, basis for 3 month, ठीक है। Next, it is important to understand difference in the basis of 1 month contract and 2 month future contract should essentially be equal to the cost of carry. Cost of carry अंडरलाइंग असेट्स का होने पे दोनों का जो बेसिस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि फेयर प्राइस पे ट्रेड होना चाहिए, मार्केट में फेयर प्राइस पे चलना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है ये अभी थोड़ा सा 2 मिनट बाद अपन देखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आज आपने बाय किया तो हो सकता है कि बेसिस निगेटिव हो, कल वो पॉजिटिव भी हो सकता है। फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस के में जितना भी मूवमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग बेसिस चेंज होते रहता है, और जो बेसिस है वो मैच्योरिटी में 0 हो जाता है, मींस कैश या स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच जो डिफरेंस है वो एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपायरी। एनी क्वेश्चंस यहां तक? ऑल, एनी क्वेश्चन? सर ये जो इंडेक्स का फीचर होता है, सर मैं संदीप बोल रहा हाँ सर। हूँ। हाँ सर, ये जो इंडेक्स का फीचर आपने बताया हाँ कि वो कैश में सेटलमेंट होता है, हाँ तो वो जैसे सपोज करो मेरा आईटीएम हो गया फ्यूचर, तो हाँ, वो वो भी कैश में मतलब होगा। सेटलमेंट होगा। हाँ, हाँ, तो वो कैस मतलब क्या मुझे शेयर मिलेंगे या क्या होगा, कैश वो थोड़ा मिलेगा एक्सप्लेन आपको, कर दीजिए। कैश मिलेगा आपको, पैसा नगद। आपको वहां अच्छा, पे या फिर कैश देना कैश पड़ेगा। मिलेगा। हाँ, इंडेक्स में अगर आपका जो ऑप्शन आपने खरीदा है या सेल किया है तो आपको कैश मिलेगा, लेकिन अगर आपने स्टॉक बाय किया है
और वो इन द मनी हो गया एक्सपायरी वाले दिन, तो या तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने हाँ अपनी, हाँ जी सर, हाँ वो डिलीवरी का तो सर स्टॉक का तो हाँ मालूम है मुझे, हाँ, क्योंकि मैंने इसमें डिलीवरी कैश में ले सेटल होता रखी है। है। हाँ, हाँ जैसे मतलब इसमें आप, थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए जैसे मैंने इंडेक्स में कैश में बाय किया, ठीक है, ऑप्शन मैंने बाय किया है, कॉल ऑप्शन, वो इन द मनी चला गया, डीप इन द मनी। तो मैंने अगर एक्सरसाइज किया अपनी पोजीशन तो मुझे कैश मिलेगा, और जो जिसने सेलर है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अपना डिफरेंस है प्राइस का वो नगद में ही होगा, लेकिन कैश आपको देना और लेना पड़ेगा, नगद कैश में सेटल होगा। सर वो फुल अमाउंट मिलेगी जो उसकी वैल्यू है, जो डिफरेंस जैसे होता है, जो अच्छा डिफरेंस जो होगा डिफरेंस दोनों के रहेगा। प्राइस के बीच, वो उतना पैसा आपको मिलेगा सेटलमेंट के दिन। ओके ठीक है इसलिए ठीक। इसलिए देखे आप देखे होंगे कि लास्ट के वन, जैसे जो आउट ऑफ द मनी जो सेलर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा डर डर में रहते हैं कि किसी दिन एक्सपायरी वाले दिन डीप इन द मनी ना चला जाए, वरना उनकी मार्जिन तो जाती ही जाती है और बहुत बड़ा लॉस होता है। यस यस यस। हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, आपने फ्यूचर पोजीशन लिया तो इसका रिलेशन क्या है फ्यूचर एंड स्पॉट में। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट। अगर कमोडिटीज मार्केट में बात करें कॉस्ट ऑफ कैरी का, तो स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस और कैरी द असेट टिल डिलीवरी। ठीक है, कि मुझे वो डिलीवरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैंने उसे कैरी करके रखा है। ठीक है, और इनकम जनरेट होगी अगर मैंने उस असेट को होल्डिंग पीरियड तक रखा हुआ है, तो उसमें जो इनकम जनरेट होती है, या तो मुझे इंटरेस्ट पेड मिलेगा कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में, ठीक है, टू फाइनेंस प्लस डिविडेंड अगर मुझे डिविडेंड मिलता है। इसको समझना पड़ेगा डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, अब डिविडेंड कैसे मिलता है, फ्यूचर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो डिविडेंड मिलता ही नहीं है पहली चीज। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि शेयर चल रहा है एबीसी कंपनी का 100 रुपीज में कैश मार्केट में ना, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, कैश की। ठीक है, अ पर्सन विश टू बाय द शेयर, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वो 100 रुपीज के लिए उन्होंने बोरो किया, लोन लिया 6% पर एनम। तो अगर उनको वो 100 रुपए का वो शेयर चाहिए तो उन्होंने 100 रुपए बाय उधार लिया 6% पर एनम, और उन्होंने 1 साल के लिए उसे होल्ड किया। होल्ड करने पे उन्हें 200% डिविडेंड मिली फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, तो 2 रुपए उनको डिफरेंस मिला। बट उन्होंने साल भर उसे कैरी करके रखा, तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या आया, पहला चीज उनको 6 रुपीज इंटरेस्ट पेड करना है क्योंकि उन्होंने वो पैसे उधार लिए हुए, और 2 रुपए उनको इनकम जनरेट हुई 2 रुपीज एज अ डिविडेंड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी कितना आया, 4 रुपीज। ठीक है, तो ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस फॉर हिम शुड बी 104। ओके, but it is important to note that cost of carry may be different for different participant। कॉस्ट ऑफ कैरी क्लियर सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। कमोडिटीज मार्केट में इसको स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं, जैसे वेयर हाउस में अपन ने रखा है तो वेयर हाउस का रेंट दे रहे हैं, फिर उसको रखे हुए ना अपन, उसमें कहाँ इनकम जनरेट होगी अपने को। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट बोला जाता है कमोडिटी मार्केट में। इक्विटी में ये माना जाता है कि आपने वो पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस समय मार्केट में उसके अकॉर्डिंग, और जो डिविडेंड है वो आपकी इनकम है, और जो इंटरेस्ट है वो उतना आपको पेड करना है, तो दोनों का डिफरेंस होता है नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ओके, अगर डिविडेंड नहीं मिला तो 6 रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ कैरी होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर मार्जिन होता है, जैसा एक्सचेंज लेता है गारंटी सेटलमेंट की ऑल ट्रेड, तो डिफॉल्ट ना हो जाए कोई भी काउंटर पार्टी, तो वो मार्जिन मांगते हैं ब्रोकर से।
और ब्रोकर मांगता है क्लाइंट्स। ठीक है, तो इनिशियल मार्जिन क्या होती है? सपोज निफ्टी का यहाँ पे 25 लॉट साइज है, लेकिन अभी 75 है, चलिए 25 के एग्जांपल में समझ कि निफ्टी का फ्यूचर का एक लॉट का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5,56,225, 1 लॉट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर आपको बाय करना है, लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, उसमें दोनों ही कंडीशन में आपको 10% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एज अ इनिशियल मार्जिन पेड करना होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 10% दोनों देंगे, बायर भी और सेलर भी। ठीक है, और दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है पार्टी टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और इनिशियल मार्जिन जरूरी नहीं है 10% ही होगी। प्राइस मूवमेंट अगर ज्यादा दिख रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है, अप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज चेंज भी करती है। हाई वोलेटाइल असेट्स में जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, एक्सचेंज ज्यादा इनिशियल मार्जिन चार्ज करती है। ठीक है, फिर होता है एमटीएम। पहला चीज इसका फुल फॉर्म याद याद रखिएगा, मार्किंग टू मार्केट होता है। मार्किंग टू मार्केट, एमटीएम इसका फुल फॉर्म आता है, या मार्क टू मार्केट सेटलमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां से इसका बहुत बार केवल फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योरिटी होती कुछ मंथ की। प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो डे टू डे सेटल्ड होते हैं। ठीक है, डेली का सेटलमेंट होता है। जैसे निफ्टी चल रहा है अभी 22,250, मई 2024 की बात बता रहा है ये। अगर सेम डे निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, तो आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1468 रुपीज। तो इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन स्टार्ट होगी 22,308। लास्ट डे जहां पे निफ्टी फ्यूचर क्लोज हुआ था, वहां से आपकी नई पोजीशन नेक्स्ट डे शुरू होगी। ठीक है, ये इनिशियल मार्जिन एमटीएम का कॉन्सेप्ट। डेली सेटलमेंट होता है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, फिर ओपन इंटरेस्ट वर्सेस वॉल्यूम ट्रेडेड। टोटल नंबर ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन सेटल नहीं हुए हैं, इतने लोग अभी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके अकॉर्डिंग मार्केट बाउंड यानी कि मार्केट चलेगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उन्होंने उम्मीद रखी है कि हम आज अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, हमारी पोजीशन आउटस्टैंडिंग होगी, कल हो सकता है कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग जाए, तो ओपन इंटरेस्ट होता है वो। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर और नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर इज इक्वल टू द ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल लॉन्ग फ्यूचर will always be equal to the total number of short future। ठीक है, लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट से भी आप मार्केट के डेप्थ को समझ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। तो वॉल्यूम ट्रेडेड गिवन अस आइडिया अबाउट मार्केट एक्टिविटी विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ गिवन अ टाइम, ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ और ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस चार्ट को समझिएगा, मार्च 1 है। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए 50, बी ने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए 50 कॉन्ट्रैक्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट 50 ही होगा, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम भी 50 ही होगा। ऐसा नहीं है कि ए ने 50 शॉर्ट किए, बी ने 50 लॉन्ग किए, तो टोटल 100 हो गया, 50 होगा। क्लियर यहां तक? 2 मार्च को सी ने लॉन्ग किया 100 कॉन्ट्रैक्ट, डी ने शॉर्ट किया 100 कॉन्ट्रैक्ट, तो ओपन इंटरेस्ट में ऐड हो गया 100 और कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया 150।
लेकिन वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, 100। ठीक है, अब ए ने क्या किया, अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि ए ने जो शॉर्ट पोजीशन लिया था उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि बाय कर लिया, और ई ने शॉर्ट कर दिया नया कॉन्ट्रैक्ट। तो वापस से ओपन इंटरेस्ट एज इट इज रह गया। ठीक है, यहां पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुई 50। मार्च 4 सी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, बाय सेलिंग 100 कॉन्ट्रैक्ट। डी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर दिया बाय बाइंग बैक 100 कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट वापस से फॉल हो गया 50 में। टोटल वॉल्यूम 100। ये समझना बहुत जरूरी है ओपन इंटरेस्ट। आने वाली क्लासेस में और भी डेप्थ में होगा ओपन इंटरेस्ट, ये एक केवल समझने के लिए है। इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ गए, ट्रस्ट मी, अगर इस चीज को समझ गए, ट्रस्ट मी, आप बहुत नॉलेज गेन कर चुके हैं मार्केट के लिए। सर once again tell me sir. ओके, ठीक है। आपने 1 मार्च है, आपने 50 कॉन्ट्रैक्ट, ए मीन्स आप, बी मीन्स मैं, तो आपने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, मैंने 50 लॉन्ग किए, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हुआ 50। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हुआ उस दिन का 50। 2 मार्च को ए एंड बी ने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज अपने पोजीशन में बने रहे, लेकिन सी और डी ने 100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट किए, तो ओपन इंटरेस्ट वापस इंक्रीज हो गया 50। लास्ट डेट था 1 मार्च को, 2 मार्च को 100 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो गए, तो टोटल 150 हो गया। लेकिन 3 मार्च को ए ने जो शॉर्ट पोजीशन 1 तारीख को ली थी उसको उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन एक नया प्लेयर आया ई, उसने वापस से शॉर्ट कर दिया 50 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट तो 150 ही रह गया। ठीक है, क्योंकि ए की शॉर्ट पोजीशन को रिप्लेस किया ई ने। ई ने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन ली। ठीक है, 4 मार्च को क्या हुआ, सी ने, जो सी ने 2 तारीख को लॉन्ग किया था उसको उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया, और डी ने जो शॉर्ट पोजीशन लिया था उसको उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो 100 ओपन इंटरेस्ट माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ओ आई जो है वो फॉल होके 50 हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, 100। क्लियर यहां तक? फिर रिपीट करूं एक बार, Clear sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से, न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत से यहां से, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इसमें से आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि एप्पल एक है, मैंने बाय किया, आपने सेल किया, तो वॉल्यूम तो 1 ही होगा ना, और मैंने फ्यूचर में उसको बाय किया है, आपने फ्यूचर में उसको सेल किया है। ठीक है, लेकिन हमने उस अपनी पोजीशन को एज इट इज रखा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट 1 हुआ, 2 ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक यही इसी चीज में करते हैं कि वो सोचते हैं कि एप्पल 2 हो गए, एप्पल तो एक ही है, मैंने उसको लॉन्ग बाय किया है, आपने उसको सेल किया है। ठीक है, फ्यूचर में, तो ओपन इंटरेस्ट तो उसका 1 ही होगा और वॉल्यूम भी 1 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, और इस चीज को रिपीट 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 करिएगा, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं केवल इस टॉपिक से। अब प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड इज एसेंशियल द प्राइस रेंज विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग अ डे। किसी भी स्टॉक में एक परमिशन होती कि आप भैया 10% के ही बैंड में ट्रेड होंगे, चाहे आप 10% नीचे गिर जाओ या 10% ऊपर चले जाओ। तो बहुत से स्टॉक अगर आप मार्केट में एक्टिव है तो देखते होगे कि 10% से ज्यादा नहीं गिरा, कुछ स्टॉक होते हैं वो 5% से ज्यादा नहीं गिर, 5% से ज्यादा नहीं गिरते हैं या चढ़ते हैं। दोनों में डिसाइड होता है ना प्राइस बैंड। जैसे एक स्टॉक है जो 100 रुपीज में ट्रेड हो रहा है, तो उसका प्राइस बैंड है 10%, तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा 90 और 110 के बीच नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में।
ठीक है। अगर आज पहला दिन है, फर्स्ट ट्रेडिंग डेट है फ्यूचर में, तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस बैंड है वो लास्ट डेट में अंडरलाइंग असेट जो कैश में क्लोज हुआ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता। ओके, वरना नॉर्मल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। लेकिन आज अगर फर्स्ट ट्रेडिंग डे है तो लास्ट दिन कैश मार्केट में उसका सेटलमेंट कैसे हुआ था उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड डिसाइड होगा। क्लियर सर? क्वेश्चन आते हैं यहां से भी, प्राइस बैंड से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट। पहला होता है लॉन्ग पोजीशन। दो ही पोजीशन होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, फ्यूचर में। ठीक है, तो लॉन्ग क्या मीन्स कि एक अनसेटल्ड बाय पोजीशन या आउटस्टैंडिंग बाय पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। जैसे मिस्टर एक्स ने बाय किया 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेंसेक्स फ्यूचर। इसका क्या मतलब है कि वो 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स में लॉन्ग है। ठीक है। मिस्टर वाई ने बाय किया 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। इसका क्या मतलब हो, 4 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन में है। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन क्या है, सेम उल्टा कि हमने सेल की पोजीशन बनाई था। मिस्टर पी ने सेल किया सेंसेक्स के 5 कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर क्यू ने सेल किया निफ्टी के 4 कॉन्ट्रैक्ट, मींस दोनों शॉर्ट पोजीशन में है। ओपन पोजीशन का क्या मतलब है, अनसेटल, जो अपन ने ओपन इंटरेस्ट देखा सेम। ओपन और अनसेटल्ड पोजीशन का मतलब है कि मैंने बाय या सेल तो किया है लेकिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। जैसे मिस्टर एक्स ने 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए इन्फोसिस के और 3 लॉन्ग किए हैं रिलायंस के। 5 इन्फोसिस के शॉर्ट किए हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के बाय किए। तो ही इज सेड टू बी हैविंग अ ओपन पोजीशन, मींस 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्फोसिस शॉर्ट एंड 3 लॉन्ग ऑन द रिलायंस। नेक्स्ट डे उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए सेम मैच्योरिटी के, मींस शॉर्ट थे तो 2 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। तो अब उनकी पोजीशन क्या हो गई, 3 शॉर्ट ऑन 3 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्ग ऑन 3 रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर यहां तक? इसको समझिएगा, ओपन पोजीशन ये टर्मिनोलॉजी ना एग्जाम में थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है कि कुछ नया कुछ नया अपन स्टडी कर रहे हैं साहब, या एग्जाम में लगता है ये ओपन पोजीशन क्या है, कई बार अपन भूल जाते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ये जो लॉन्ग शॉर्ट का देख रहे हैं ना अपन, 3 लॉन्ग 2 शॉर्ट, इन्फोसिस को बाय किया वापस सेल कर दिया, तो यहां से इसमें से भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, क्लियर यहां तक? फिर होता है नेकेड और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन फ्यूचर में। नेकेड पोजीशन इन फ्यूचर मींस कि मैंने केवल लॉन्ग और शॉर्ट किया है, ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन मेरे पास कैश में कोई भी पोजीशन नहीं है उसकी। ठीक है, उसका मतलब होता है मैं, मेरे पास कैश में कोई शेयर नहीं है लेकिन मैंने लॉन्ग और शॉर्ट किया है, तो वो नेकेड पोजीशन होता है। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि मैंने 2 पोजीशन इन फ्यूचर ऑफ सेम अंडरलाइन, मैंने एक मैच्योरिटी में उसको बाय किया है, सेकेंड मैच्योरिटी में उसको सेल किया है। मींस अगस्त की एक्सपायरी को मैंने बाय किया है अगस्त मंथ का और सितंबर को सेल किया है, या सितंबर को सेल अगस्त और अगस्त को बाय किया, यानी कि अपोजिट भी कर सकते, बाय सेल कुछ भी कर सकते, तो उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। आता है क्वेश्चन यहां से कि शॉर्ट पोजीशन इन नियर मंथ कपल विथ लॉन्ग पोजीशन, तो उसको बोलते हैं कैलेंडर। ठीक है, अगर आपकी जो नियर मंथ की जो सीरीज है वो अगर क्लोज हो जाती, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ की जो पोजीशन है वो वापस से नेकेड हो जाती है। ठीक है, क्लियर सर? ये वर्ड समझ में आया आपको मैं क्या बोला आपको, कि अगस्त महीने का एक्सपायरी अगर खत्म हो गया
और सितंबर में भी आपने शॉर्ट या बाय की पोजीशन बनाई है, तो उस पोजीशन में आपकी पोजीशन नेकेड हो जाती है। ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड नहीं रहता वो। ओके, कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनता है? ऑलवेज डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट मंथ, स्प्रेड बिटवीन अगस्त और सितंबर, या अगस्त और अक्टूबर, और सितंबर एंड अक्टूबर। देखिए यहाँ पे बढ़िया है कि अगस्त सितंबर की ही बात की गई है, बहुत अच्छा है। ओपन पोजीशन क्या है कि हमने बाय किया है या सेल किया है, क्लाइंट ने अपनी पोजीशन बनाए रखी है। कुछ क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? या तो अपन ने जो बाइंग या सेलिंग की थी उससे अपन ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। बाय था तो सोल्ड कर दिया, और सोल्ड सेल था तो अपन ने वापस बाय कर लिया, तो अपन ने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली है। अब देखिए यहां 3.5 फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच का डिफरेंस, यहां से आप मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड क्या होता है? ये इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, फ्यूचर इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड टेलर मेड होते हैं फॉरवर्ड में, लेकिन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। काउंटर पार्टी रिस्क, यस, कोई गारंटी नहीं होती फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन अगर आप गारंटर रखते हो तो भी उसकी भी गारंटी नहीं है कि भाई गारंटर भी डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है, तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। फ्यूचर में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता, क्योंकि क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो आपके सेटलमेंट की गारंटी लेता है। लिक्विडिटी प्रोफाइल सबसे लो होता है फॉरवर्ड में, कोई लिक्विडिटी नहीं होती। फ्यूचर में स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लिक्विडिटी हाई होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमआरएफ टायर में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, एमआरएफ टायर में आप देखिएगा कितनी वॉल्यूम होते हैं फ्यूचर में। प्राइस डिस्कवरी नॉट एफिशिएंट। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी आपको केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी। इफिशिएंट सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। बायर एंड सेलर्स पूरे देश क्या पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत पुअर होता है फॉरवर्ड में। फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो नेशनल वाइड एक्सचेंज में, तो आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, एनी डाउट?